हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में कृषि। मध्य प्रदेश में कृषि जो है, इस टॉपिक को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। यदि आपने पिछली कक्षा नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश में कृषि जो है, इसको हमने चार पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की फसलें देखी है, जो हमने पिछली क्लास में हमारे अच्छे से कंप्लीट कर ली। आज हम उसका देखेंगे दोस्तों, सिंचाई वाला पोर्शन, पशुपालन और बागवानी वाला वाला तो इस प्रकार हमारा जो पूरा जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो कृषि है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा इस प्रकार। क्योंकि दोस्तों, इस पूरी क्लास को दो पार्ट में डिवाइड करने के पीछे हमारी ये मंशा है, आप समझना। देखो, ये तो है हमारा प्रमुख बिंदु, ये हमारे सिलेबस का बिंदु है कि मध्य प्रदेश में कृषि। ठीक है। अब मध्य प्रदेश में कृषि जो है दोस्तों, तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं और प्रश्न भी बहुत अच्छे बनते हैं। लगभग 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिस हिसाब से हम कृषि को तोड़कर पढ़ेंगे उस हिसाब से। देखो, हमने क्या किया है, कृषि को चार पार्ट में डिवाइड कर लिया था। यदि आपने पिछली कक्षा नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पर बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में कृषि जो है, इसको हमने चार पार्ट में डिवाइड कर लिया था। एक हमने फसलों में इसको डिवाइड किया था। दूसरा दोस्तों, हमने इसको डिवाइड किया है सिंचाई में, जो हम आज देखेंगे। आज की हमारी क्लास में हम सिंचाई देख लेंगे और इसके बाद हम पशुपालन भी आज ही देखेंगे दोस्तों, पशुपालन। और इसमें एक और टॉपिक आ जाएगा बागवानी वाला, जो फसलें रहती है, सब्जियां रहती है, ये वाली चीजें। तो यहाँ पर अच्छे से समझना, ये हो गए चार पार्ट, और इन चार पार्ट में ही हम पूरी मध्य प्रदेश की कृषि को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ये वाला टॉपिक जो है, ये वाला बिंदु जो है, ये हमने हमारी फर्स्ट क्लास में अभी, इसकी जो फर्स्ट क्लास थी एग्रीकल्चर की, इसमें देख लिया है। और बाकी जो हमारे ये तीन टॉपिक है, ये हम आज की जो हमारी सेकेंड क्लास है, इसमें अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा और मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, इस पूरे पार्ट को या इस पूरे टॉपिक को जो है, हमने दो पार्ट और दो क्लास में इसलिए लिया है क्योंकि इसमें हमने इसके सारे आयाम कवर किए हैं। सारे आयाम कवर इसलिए किए हैं दोस्तों, इसके पीछे थोड़ा सा आप और समझने का प्रयास करना। यदि आप देखोगे यूनिट 6 में, तो वहां पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में कृषि। और यदि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 4 में जाओगे, तो आपको यूनिट 4 में एक बिंदु मिलेगा जहां पर लिखा हुआ रहेगा प्रमुख फसलें, सिंचाई एवं सिंचाई परियोजनाएं। पूरा टॉपिक बना हुआ है। तो दोस्तों, यूनिट 4 का भी एरिया हम यहाँ पर कवर करेंगे, और यूनिट 6 में तो है ही सेम मध्य प्रदेश में कृषि, तो इसको तो हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर ही रहे हैं। तो आपके यहाँ पर दो बिंदु जो है, दो यूनिट के सीधे सीधे कंप्लीट होंगे। और इसीलिए मेरा यही प्रयास था कि पहले जो हमारी पहली क्लास रहे, उसमें केवल हम फसलों को अच्छे से देखें, और दूसरी क्लास में जो है सिंचाई, पशुपालन एवं बागवानी को देख लेंगे आज हम। तो इस प्रकार आपका ये दो रूप में या दोनों प्रकार से जो है, आपकी जो है यूनिट 4 और यूनिट 6 का बिंदु यहाँ पर हम कंप्लीट कर पाएंगे। देखो, फसलें सीधा सीधा, यदि आपके पास सिलेबस हो, आपने सिलेबस देखा होगा, तो यूनिट 4 में लिखा हुआ है प्रमुख फसलें। तो प्रमुख फसलें जो है मध्य प्रदेश की, हमने यहाँ पर देख ली है। अब वहां पर सिंचाई एवं सिंचाई परियोजनाएं प्रश्न भी आता है, तो ये आज के हमारे इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आपके यूनिट 4 वाले बिंदु भी कंप्लीट होंगे, प्लस पशुपालन और बागवानी, ये कृषि का हिस्सा है मध्य प्रदेश की। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो यूनिट 6 का ये बिंदु भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। चलो, प्रमुख फसलें जो है हमने देख ली थी हमारी पिछली कक्षा में। यदि आपने नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। आज की हमारी सेकेंड क्लास है, और यह एग्रीकल्चर की सेकेंड क्लास है। इसमें हमारा दूसरा बिंदु है दोस्तों, यह है सिंचाई। सिंचाई को अच्छे से समझते हैं। पहले इसके वर्तमान परिदृश्य में देख लेते हैं क्या क्या बात है, फिर इसकी ट्रेडिशनल बातों को समझेंगे। ठीक है। चलो, ये है दोस्तों वर्तमान परिदृश्य, और इसमें पहला बिंदु जो है, मध्य प्रदेश में लगभग 155.25 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। मतलब अपने यहाँ कितनी कृषि योग्य भूमि है? 155.25 लाख हेक्टेयर। ठीक है, याद रखना। तो ये हमारे यहाँ पर इतनी कृषि योग्य भूमि है। तथा राज्य तथा केंद्र प्रवर्तित सिंचाई परियोजना के अंतर्गत मार्च 2024 तक सकल सिंचित क्षेत्र 41.10 लाख हेक्टेयर विकसित किया गया है। सकल मतलब पूर्ण रूप से जो है, यहाँ पर सिंचित क्षेत्र कितना है अपना? 41.10 लाख हेक्टेयर। इतना हमने मार्च 2024 तक विकसित कर लिया है। इतना हमारे पास सिंचित क्षेत्र है, सकल रूप से सिंचित क्षेत्र। ठीक है। ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन मोटा मोटा आप समझ लेना। देखो, वर्ष 2023-24 में 2.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसल की सिंचाई की गई। आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि 2023-24 में किस फसल में ज्यादा सिंचाई की गई है, खरीफ की, रबी की, इस आकार पर। आपको ये आंकड़े याद करने की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। कभी कभी मोटा मोटा आपसे पूछ ले कि राज्य में खरीफ की फसल जो है, यह ज्यादा रूप से सिंचित, इसको
सिंचाई ज्यादा इसके लिए की जाती है या रबी की फसल के लिए की जाती है, तो ये एक अनुमान आपको लगाना है। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, 2023-24 में 2.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसल की सिंचाई की गई एवं रबी की फसल में 33.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की गई है। तो यहाँ पर जो रबी की फसल है दोस्तों, इसमें सिंचाई की क्या रहेगी, आवश्यकता ज्यादा रहेगी। कितना हुआ, 33.81, और यहाँ पर खरीफ में कितना है दोस्तों, 2.98। अब देखो बात थोड़ी सी समझना, मैंने आपको बताया है खरीफ की फसल भी और रबी की फसल भी, कब बुआई होती है कब कटाई होती है, पिछली कक्षा में हमने अच्छे से समझाया। फिर भी एक बार आपको बता देना चाहूंगा, जो खरीफ की फसल होती है दोस्तों, जैसे सोयाबीन, आप मोटा मोटा याद रखना, सोयाबीन जो है वो खरीफ की फसल है। आपको याद होगा जब भी सोयाबीन हमारे खेत में लगाई जाती है, तो उस समय रेन वाटर जो रहता है उसकी आवश्यकता लगती है। मतलब यहाँ पर हमें खुद से सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं रहती है, रेन वाटर जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जो खरीफ की फसल है, जो पूर्ण रूप से किस पर निर्भर करती है दोस्तों, वर्षा पर। ठीक है, तो यहाँ पर वर्षा जो है, वर्षा का पानी जो है उसकी इसके लिए ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है वर्षा का पानी का। तो यहाँ पर इसके लिए इतनी ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी पूर्ति जो हमारा वर्षा का पानी रहता है ना, बारिश का जो पानी रहता है उससे हो जाती है। और यहाँ पर जो है, यह जो है रबी की फसल, इसमें दोस्तों हमें सिंचित करनी पड़ेगी हमारी फसल। जैसे गेहूं, गेहूं को हमें कुएं के माध्यम से, है ना, या बोरवेल के माध्यम से सिंचाई के लिए जो है पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए जो रबी की फसल है इसमें कितना, 33.81 है, और खरीफ की फसल में 2.98 हेक्टेयर है। ठीक है, ये बात यहाँ पर याद रखना, रबी की फसल में सिंचाई की आवश्यकता ज्यादा लगती है, खरीफ की फसल में ज्यादा नहीं लगती। नॉलेज के लिए है, इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से कभी कॉन्सेप्चुअली प्रश्न आ जाए तो बनना चाहिए। आंकड़ा याद करने की आवश्यकता इतनी नहीं है, मोटा मोटा एक बार देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त 0.82 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन फसल हेतु सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। अब ग्रीष्मकालीन फसल मैंने आपको बताया था दोस्तों, ग्रीष्मकालीन फसल जो है, जैसे हमारी जायद की जो फसलें रहती है, ककड़ी रहती है ना, खीरा रहती है, ये सब हमारी कौन सी फसलें हैं, ग्रीष्मकालीन फसलें। और इनमें कितनी आवश्यकता है, तो इनमें देखो 0.82, ये ज्यादा सिंचित क्षेत्र, ज्यादा क्षेत्र में बोई भी नहीं जाती, इसलिए इसका बहुत कम है मार्जिन, ये याद यहाँ पर रख लेना। इस प्रकार वर्ष 2023-24 में कुल 37.68 लाख हेक्टेयर खरीफ, रबी व अन्य में आप क्या आ जाएगी, जायद वाली फसलें, इनमें वार्षिक सिंचाई की जा चुकी है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि खरीफ खरीफ में वर्षा का जो पानी उसकी आवश्यकता ज़्यादा लगती है, इसलिए उसको ज़्यादा सिंचित नहीं किया जाता है, इसलिए उसका आंकड़ा भी आप यहाँ पर देखोगे बहुत कम मिलेगा। रबी की फसल में बारिश होगी नहीं उस टाइम, क्योंकि वो शीतकाल के समय में बोई जाती है, तो उसके लिए फिर आवश्यकता किसकी लगती है दोस्तों, जमीन के अंदर से पानी निकालना और फिर सिंचित करना अपने क्षेत्र को या खेत को। ठीक है, ये बात याद रखना। और अन्य में तो आप जानते ही हो, ये ग्रीष्मकालीन फसल है, और यहाँ पर ग्रीष्मकाल में तो बारिश जैसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, जितना हो उतना आप यहाँ पर पानी उपलब्ध करवा सकते हो। चलो आगे, मध्य प्रदेश शासन अनुसार वर्ष 2027 तक प्रदेश के 53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना लक्षित है। देखो दोस्तों, कुछ बच्चों को बजट बजट का जो डेटा दिया हुआ है इसमें, और आर्थिक सर्वेक्षण का जो डेटा दिया गया है हमारी पुस्तक में, उसको लेके परेशानी है। दोनों ऑफिशियल है, आप देखोगे अगर आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की पूरी फाइल पढ़ोगे तो उसमें आपको कृषि जो है मध्य प्रदेश की वहां पर देखने जाओगे तो यही आपको डेटा मिलेगा कि 2027 तक प्रदेश के 53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाना लक्ष्य है। और यहाँ पर यदि बजट अनुमान देखोगे, बजट का जो 2023-24 का, इसके अनुसार अगर देखोगे आप, तो कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से सिंचाई क्षमता को वर्ष 2025 तक, अब इनका है 2027 तक 53 लाख, और बजट में तो ज्यादा आंकड़े आते ही है। जब अपन बजट के अनुसार कुछ बात करते हैं तो यहाँ पर वर्ष 2025 तक कितना, 65 लाख हेक्टेयर तक इसको पहुंचाना है। तो ये कम, वर्ष भी कम बता रहा है और क्षेत्र भी इसका क्या है, ज्यादा बता रहा है। और यहाँ पर वर्ष ज्यादा बता रहा है और क्षेत्र कम बता रहा है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा होगा बच्चों को। लेकिन दोस्तों ये आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनता है। और ये तो बजट के अनुसार है। ठीक है, तो बजट के अनुसार अपने अपने जो है अनुमान बताए जाते हैं कि इतना इतना हमें पहुंचाना है, तो ये ज्यादा लक्ष्य बड़ा ही रखते हैं ये लोग बजट में। बाकी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अगर आप देखोगे तो आपको इतनी सारी बातें यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, चलो वर्ष 2023-24 में जल संसाधन के स्रोत, जिसमें सिंचाई, पेयजल, उद्योग, विद्युत एवं अन्य, इन सबसे कितने दोस्तों,
407.58 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। मतलब जो सिंचाई या जल संसाधन के स्रोत है, इनसे हमें कितना राजस्व प्राप्त हुआ है 2023-24 में? 407.58 करोड़। ठीक है, इंपोर्टेंट नहीं है, याद रखने की आवश्यकता इतनी नहीं रहेगी। वर्ष 2003 में 7,68,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता थी, जो वर्तमान में 45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक हो गई है। ये याद रखना कि वर्तमान में हमारी सिंचाई क्षमता कितनी है दोस्तों? 45 लाख हेक्टेयर, इतनी हमारी वर्तमान में सिंचाई क्षमता हो गई है। ये बिंदु याद रख लेना। ठीक है, चलो मध्य प्रदेश का हरदा जिला। अब जो बिंदु है ये फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से समझने की कोशिश करना। मध्य प्रदेश का हरदा जिला कौन सा दोस्तों? हरदा जिला 100% सिंचित जिला बनने जा रहा है, जिसमें मोरंड एवं गंजाल बांध परियोजना तथा शहीद इलाप सिंह माइक्रो उद्वन सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया गया है। आपको यहाँ पर याद रखना है हरदा, और हरदा में दो परियोजनाएं कौन कौन सी दोस्तों? मोरंड एवं गंजाल बांध परियोजना। आपसे सीधा सीधा पूछेगा कि मोरंड एवं गंजाल बांध परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपको याद रखना है हरदा। ठीक है, और शहीद इलाप सिंह माइक्रो उद्वन सिंचाई परियोजना, ये भी कहाँ पर है? हरदा जिला। ठीक है, तो यहाँ पर हरदा जिला जो है ये क्या करने जा रहा है दोस्तों? 100% जो है सिंचित जिला बनने जा रहा है। 100% जो है सिंचित जिला बनने जा रहा है। तो राज्य का हमारा पहला ऐसा जिला जो है हरदा, वो क्या है? यहाँ पर 100% सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी, है ना। तो ये पहला जिला बन जाएगा राज्य का। दूसरा दोस्तों, वर्तमान मध्य प्रदेश में 25 वृहद सिंचाई परियोजनाएं, मतलब बड़ी परियोजना है, सिंचाई परियोजना है, जिनका कुल सिंचित क्षेत्र कितना है दोस्तों? 14.34 लाख हेक्टेयर। ठीक है, तो राज्य में 25 जो है बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं चल रही है, और इनका जो है सिंचित क्षेत्र है 14.34 लाख हेक्टेयर। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखना दोस्तों। वर्तमान मध्य प्रदेश में 113 मध्यम सिंचाई परियोजना है, और वर्तमान में 5692 लघु सिंचाई परियोजना है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस इसको एक बार देख लीजिएगा। भौसा सिंचाई परियोजना बुरहानपुर में प्रस्तावित है। ये ऐसे सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी सिंचाई परियोजना कहाँ और किस जिले में प्रस्तावित है, उसे किस नदी से जो है जल प्राप्त होगा, जल स्रोत उसका क्या है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो एक बार इनको अच्छे से याद रखना। भौसा सिंचाई परियोजना कहाँ दोस्तों प्रस्तावित है? ये बुरहानपुर में। ठीक है, इसे कहा? अमरावती नदी जो है वहां से जल प्राप्त होगा। ठीक है, तो अमरावती नदी से बुरहानपुर में जो प्रस्तावित सिंचाई परियोजना है भौसा, उसको जल प्राप्त होगा। ये बात याद रखना। प्रदेश में विभाग के अधीन वर्तमान में 42 वृहद, 61 मध्यम तथा 381 लघु सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर आप ज्यादा परेशान मत होना। अब ये जो है बिंदु अच्छे से याद रखना, यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कौन सी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है और उसे किस नदी द्वारा जो है जल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूरे जो है आगे जो है पूरा सारा हम देख लेंगे एक बार। और ये अभी जो वर्तमान में इनको स्वीकृति मिल गई है और मिल रही है और मिलने वाली है, वो सारी परियोजनाएं यहाँ पर। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता ही है दोस्तों, यहाँ आप कमी ना करें, गलती नहीं करना है। चलो देखो, हरबा खेड़ी बेराज मध्यम माइक्रो सिंचाई परियोजना, यह उज्जैन में है, और उज्जैन में भी उज्जैन की एक तहसील है महिदपुर, वहां पर ये स्थित है, और इसे छिपरा नदी का जल स्रोत प्राप्त होगा। छिपरा नदी जो है आप जानते हो उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हमारा छिपरा नदी। ठीक है, याद रखना। पांगरी मध्यम माइक्रो सिंचाई परियोजना, यह बुरहानपुर में है, बुरहानपुर के खकनार में, और इसे बड़ी उतावली नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, लामटा प्रेशराइज्ड पाइप इरिगेशन नेटवर्क परियोजना बालाघाट में, बालाघाट के बासरवाड़ा में। ठीक है, बारसवाड़ा। फिर है दोस्तों जेरा मध्यम माइक्रो उद्वन सिंचाई परियोजना, यह सागर जेरा पर है। ठीक है, याद रखना। सामाकोटा बेरा सिंचाई परियोजना उज्जैन, ठीक है, उज्जैन में कहा? सामाकोटा पर। ठीक है, टेम मध्यम सिंचाई परियोजना विदिशा में स्थित है। मल्हारगढ़ सिंचाई परियोजना दोस्तों अशोकनगर, अशोकनगर में कहां पर? मुंगावली। कौन कब दोस्तों? 2024 में निर्मित है। माधवराव सिंचाई परियोजना, यह आपको ग्वालियर में मिलेगी, और कौन सी नदी पर दोस्तों? चंबल नदी पर। बहुत ही नहर परियोजना रीवा में मिलेगी और सतना में मिलेगी, बहुत ही नहर परियोजना। पेंच डाइवर्सन परियोजना, यह छिंदवाड़ा में मिलेगी, पेंच नदी है, आप जानते हो। चेटी खेड़ा सिंचाई परियोजना शिवपुरी, ये गलत है दोस्तों, शिवपुरी नहीं आएगा, यह आएगा श्योपुर। आप इसको पुस्तक में भी यदि शिवपुरी लिखा है तो इसको चेंज कर दीजिएगा, श्योपुर बना लीजिए, ये राइट आंसर श्योपुर है। ठीक है, क्योंकि जो चेटी खेड़ा सिंचाई परियोजना है यह श्योपुर में निर्मित की जा रही है।
याद रखना इंपॉर्टेंट है। आवन लिया मध्यम सिंचाई परियोजना कहाँ है दोस्तों? खंडवा में है। आवन लिया सिंचाई परियोजना कहाँ मिलेगी? खंडवा में मिलेगी। तो इस प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट जो स्वीकृति मिली है जिन सिंचाई परियोजनाओं को, वहां से प्रश्न बनते हैं। ये बात आप अच्छे से यहाँ पर याद रखना। अब थोड़ा सा देख लेते दोस्तों सिंचाई के स्रोत। अब ये इसलिए मैंने ये चार्ट बनाया है, आप देखोगे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि तालाब से कितने प्रतिशत सिंचाई की जाती है, या राज्य में जो सिंचाई के स्रोत है उनमें सर्वाधिक सिंचाई के स्रोत कौन से हैं। पिछली बार जैसा आपने कुआं नलकूप देखा होगा, एग्जाम में आपसे प्रश्न बना होगा, तो यहाँ पर 67.3% जो है कुआं एवं नलकूप से जो है सिंचाई की जाती है। तालाब की 2.7%, तालाब द्वारा 2.7% क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। नहरों से 17.6% क्षेत्र में सिंचाई की जाती है, और अन्य जो है यहाँ पर 12.4%। ये प्रश्न बनता है दोस्तों यहाँ से, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या याद रख लीजिएगा कि कुएं एवं नलकूप से सर्वाधिक, फिर आएगा नहरों से, फिर अन्य से, और फिर तालाबों से। अब प्रश्न क्या बनता है कि तालाबों एवं नलकूप से, या मान लो कुआं एवं नलकूप से सिंचाई करने वाले राज्य के सर्वाधिक सिंचाई करने वाले राज्य के कौन से जिले हैं? आपको याद होना चाहिए। तालाब से सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जिला कौन सा है? ये सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं जिनको हम आगे अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम सिंचाई के स्रोत को अब एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। देखो कुएं एवं नलकूप, अगर मैं कुएं एवं नलकूप की बात करूं दोस्तों, तो प्रदेश की कुल सिंचित भूमि का 67.3% कुएं एवं नलकूप के माध्यम से किया जाता है। कितना एरिया कवर करता है कुआं एवं नलकूप सिंचाई के लिए? 67.3%। और इसमें सर्वाधिक सिंचाई प्रदेश का इंदौर जो है, इंदौर किसके लिए दोस्तों? नलकूप में। इंदौर नलकूप से सिंचाई करने वाला जो है राज्य का सबसे ज्यादा सिंचित करने वाला जिला है नलकूप से। कौन सा? हमारा इंदौर। और मंदसौर जो है ये कुएं से सर्वाधिक सिंचित करने वाला राज्य का जिला है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, कुएं के लिए मंदसौर, इंदौर जो है वो नलकूप के लिए। इसी प्रकार यदि आप तालाब की बात करोगे, तो तालाब प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों रूप से सिंचाई का माध्यम है। कई बार आप देखते हो हम तालाब खुद बना लेते हैं, मतलब कृत्रिम रूप से हम तालाबों का निर्माण कर लेते हैं, फिर उसमें पानी इकट्ठा करते हैं, और जब जरूरत पड़ती है, जब आवश्यकता लगती है, तो उस पानी का हम उपयोग भी करते हैं। तो इस प्रकार ये प्राकृतिक रूप से भी है और कृत्रिम रूप, दोनों रूप में जो है तालाब को हम देखते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश के कुल सिंचित भूमि का लगभग 2.7% भाग जो है इसी के द्वारा सिंचित किया जाता है। किसके द्वारा? तालाब के द्वारा। याद रखना दोस्तों। और तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कौन सा जिला है दोस्तों? ये धार जिला है। धार जिले से सर्वाधिक जो है तालाब जो है इससे सिंचाई की जाती है। तालाब जो है अगर आप देखोगे तो धार जिले में सर्वाधिक मिलेंगे, और धार जिले में इसी से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, तालाब से। बालाघाट हमने अभी तक पढ़ा है, लेकिन बालाघाट दोस्तों सेकेंड नंबर पर है, पहला नंबर धार का है। याद रखना, यह कंफ्यूजन हो सकता है कि तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई तो कौन करता है? बालाघाट। लेकिन बालाघाट दूसरे नंबर पर है। धार जो है ये भी दोस्तों क्या करता है? सर्वाधिक रूप से तालाबों से सिंचाई करता है। इंपॉर्टेंट बिंदु है, दोनों फैक्ट आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। नहरों की अगर मैं बात करूं, तो यह प्रदेश का दूसरा प्रमुख साधन है, और लगभग कितना 17.6% इससे जो है कृषि भूमि का जो है हमारा जो सिंचित क्षेत्र जो है इससे कवर होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, किससे? 17.6% नहर से। क्षेत्रफल व प्रतिशत की दृष्टि से नहरों से सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले कौन से? तो देखो दतिया जो है, क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों के आधार पर अगर आप देखोगे नहरों से सर्वाधिक सिंचाई करने वाले जिले, तो दतिया पहले नंबर पर है, और नर्मदापुरम होशंगाबाद जो है यह दूसरे नंबर पर है, ठीक है। ये बात आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य इनके संदर्भ में। मध्य प्रदेश सिंचाई अधिनियम 1931 की धारा 26A के तहत जल संसाधन पर सरकार का पूरा अधिकार है। आप केवल ये याद रखना, जल संसाधन पर किसका नियंत्रण है? सरकार का नियंत्रण है। इस पे आप ज्यादा मत उलझना कौन सी धारा क्या है। मध्य प्रदेश की पहली नहर, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेनगंगा नहर। आप जानते हो 1923 में यह बालाघाट के जिले में बनाई गई थी। बालाघाट जिले में पहली हमारी जो नहर थी, बेनगंगा नहर जो है उसे बनाया गया था, ठीक है। बेनगंगा मध्य प्रदेश की पहली नहर है, और 1923 ये डेट भी आप यहाँ पर याद रखना, और बालाघाट भी यहाँ पर याद रख लेना। अगर केन बेतवा की बात करो, तो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना है, ठीक है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक सिंचित जिला ग्वालियर है, और उसके बाद होशंगाबाद, दोनों बराबर ही है। आप यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। याद रखना दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से, यहाँ पर मैं प्रतिशत के आधार पर नहीं पूछ रहा हूँ, क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहा हूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक सिंचित जिला जो है कौन सा है? ग्वालियर है और होशंगाबाद है।
और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम सिंचित जिला जो है वो डिंडोरी है। ठीक है, यहाँ पर सिंचाई जो है इतनी आवश्यकता नहीं लगती है सिंचाई की। ठीक है, ये पूर्वी क्षेत्र में बारिश ही इतनी ज्यादा होती है पूर्वी क्षेत्र में मध्य प्रदेश के, तो यहाँ पर इस बात को वैसे समझना। और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक सिंचित जिला अगर आप देखोगे तो वो ग्वालियर ही रहेगा, ये प्रतिशत की दृष्टि से। और यहाँ पर प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम यदि फिर से आप सिंचित जिले की बात करोगे तो वो आपका डिंडोरी ही रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट है, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस आधार पर आप इसको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, गुलाब सागर नहर जो है यह सीधी में है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। पलगमती सिंचाई टेक रायसेन में मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर आपको कब 1933 में इसे निर्मित किया गया था। भांडेर नहर ग्वालियर और दतिया के बीच स्थित है। लहार नहर यह भी ग्वालियर और दतिया के मध्य है। ठीक है, पगारा बांध जो है ये 1927 में ग्वालियर रियासत में निर्मित किया गया था। कौन सा दोस्तों? पगारा बांध। ठीक है, ग्वालियर रियासत से संबंधित है। हर खेत को पानी अंतर्गत भूजल, कुएं एवं ट्यूबवेल इत्यादि द्वारा प्राप्त जल से सिंचाई के लिए पांच जिले मंडला, डिंडोरी, उमरिया, शहडोल, सिंगरौली इनका चयन किया गया है। हर खेत को पानी, ये दोस्तों एक पहल है और इस पहल को ध्यान में रखकर कुएं, भूजल, ट्यूबवेल इन सब के द्वारा जो है जल प्राप्त हो रहा है। उसके लिए जो है राज्य के 5 जिलों का चयन किया गया है। उन 5 जिलों में मंडला, डिंडोरी, उमरिया, शहडोल एवं सिंगरौली शामिल है। ठीक है, जल संवर्धन एवं भूजल स्तर में सुधार हेतु बुंदेलखंड क्षेत्र में आने वाले 6 जिले सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ एवं निवाड़ी के 9 विकास खंडों में अटल भूजल योजना चल रही है। इतनी इंपोर्टेंट नहीं है दोस्तों, 2-3 दिन से क्लास हुई नहीं है और मेरी भी तबीयत इतनी ठीक है नहीं, आज भी नहीं है। बस इसीलिए जितना हो पा रहा है मैं आपको उतना बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो थोड़ी सी आज एनर्जी डाउन है और आप परेशान मत होइएगा, आगे आपकी क्लास कंटिन्यू रखूंगा। लेकिन 2-3 दिन से थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, इस वजह से हमारी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई। आज भी जो है थोड़ा वीकनेस लग रहा है, इसलिए थोड़ी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा समन्वय बिठाना, समझने का प्रयास करना। ठीक है, पशुपालन देखो दोस्तों, सिंचाई हमने अच्छे से देख लिया है। सिंचाई के बाद हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर पशुपालन। पशुपालन के बाद बागवानी देख लेंगे और इस प्रकार हमारा मध्य प्रदेश में कृषि वाला टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो पशुपालन की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में पशुपालन जो है इसका वर्तमान परिदृश्य एक बार देख लेते हैं। वर्ष 2023-24 के अनुसार पशुधन क्षेत्र का राज्य के सकल मूल्यवर्धन में, जीवीए की बात कर रहा हूँ, जीवीए में योगदान वर्तमान मूल्य पर, किस पर दोस्तों? वर्तमान मूल्य पर 13.86 तथा स्थिर मूल्य पर 8.60 है। ये याद रखना इंपोर्टेंट है। वर्ष 2023-24 में 201.22 लाख टन दूध उत्पादन हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में 5.88% की यहाँ पर क्या हुई है? वृद्धि हुई है। दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, इंपोर्टेंट है। तो पहला कौन सा है दोस्तों? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, पहला जो है दूध उत्पादन में देश में कौन सा राज्य जो है पहले नंबर पर है। और मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो तीसरी। मैंने बता दिया है पहले भी कि देश में पहला स्थान दूध उत्पादन में किसका है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मैं बात बता रहा हूँ। हाल ही में अमूल द्वारा उज्जैन में दूध प्रसंस्करण संयंत्र लगाया जा रहा है। अमूल दूध पीता है इंडिया, अब अमूल क्या कर रहा है? उज्जैन में जो है दूध प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग वाला जो है संयंत्र यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों? लगा रहा है। देश का 9% दूध उत्पादन मध्य प्रदेश करता है तथा इसे बढ़ाकर 20% करना हमारा लक्ष्य है। ठीक है, अभी हम पूरे देश में 9% दूध का उत्पादन कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हम आने वाले समय में 20% जो है दूध उत्पादन करें देश में। चलो आगे, 2020-21 में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 591 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, और 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार 538 ग्राम प्रतिदिन है। क्योंकि ये 2019 में हुई थी इसलिए उपलब्धता कम थी। 2020-21 की अगर बात करोगे तो यहाँ पर उपलब्धता क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना। वर्ष 2022-23 में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 644 ग्राम प्रतिदिन है ना? ये याद रखना दोस्तों, 644 ग्राम प्रतिदिन है 2022-23 में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता। ठीक है, चलो प्रजातिवार दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान भैंसों का है, जो कि कुल दूध उत्पादन का लगभग 48% है। याद रखना, सबसे ज्यादा जो है प्रजाति के आधार पर अगर देखोगे तो दूध उत्पादन सर्वाधिक कौन कर रहा है दोस्तों? यहाँ पर भैंसे कर रही है। ठीक है, जो कि कुल दूध उत्पादन का लगभग 48% है। याद रखना इंपोर्टेंट है। पिछले वर्ष की तुलना में अंडा उत्पादन में 9.48 की वृद्धि हुई है तथा मांस उत्पादन में 9.37 की भी
वृद्धि हुई है। दोनों में, अंडा में और मांस में यहाँ पर हम उत्पादन कर रहे हैं, ये याद रखना। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता 37 है तथा मांस उपलब्धता 1.62 किलोग्राम है 2022-23 के डेटा के अनुसार। इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये सारी बात तो इतना ज़्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। देखो, सर्वाधिक गोवंश है, इनकी संख्या इतनी है, कितनी दोस्तों, तो 1,87,50,828। ये डेटा कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इसमें आपको उलझने की जरूरत नहीं है। लेकिन 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार देखो, गोवंशी जिसमें गाय बैल ये आते हैं, भैंसवंश, फिर बकरी, फिर भेड़, आप देखोगे इनमें सर्वाधिक आपको क्या दिख रहा है, गोवंश। तो 20वीं पशु गणना जो 2019 में हुई थी उसके अनुसार सर्वाधिक राज्य में कौन से पशु है, गोवंशी पशु। फिर क्या आएगा दोस्तों, भैंस, फिर आएंगे बकरे बकरी, फिर आएंगी भेड़, फिर घोड़े घोड़िया, फिर खच्चर, फिर गधे, फिर ऊंट, फिर सुअर, फिर कुल पशुधन। अब कुल पशुधन अपने पास इतना है दोस्तों, 4 करोड़ के आसपास, 4,06,37,375, इतना हमारे पास कुल पशुधन है। कुल कुक्कुट, कुक्कुट में ये आता है दोस्तों हमारे जो मुर्गे मुर्गी है, जो छोटे छोटी जो जो रहते हैं ना पक्षी, ये हमारे आते हैं इसमें कुक्कुट में। तो ये इनकी संख्या है 1,66,59,898। तो ये कुछ डेटा है, आपको इसको ऐसे याद रखना है कि सर्वाधिक गोवंशी पशु है, फिर हमारे पास बेसवंशी पशु है, फिर बकरे बकरिया है, फिर भेड़ है और फिर घोड़े घोड़िया है। तो ये इस प्रकार से याद रखना, इनका डेटा इतना आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वर्तमान में पशुधन एवं कुक्कुट विकास के लिए स्थापित प्रमुख केंद्र थोड़ा सा देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में पशुपालन कृषि का अभिन्न अंग है जो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल क्रियाशील जनसंख्या का 70% कृषि तथा इससे संबंधित क्षेत्र में लगा हुआ है, और मध्य प्रदेश में कृषि का घनत्व जो है, पशुओं का घनत्व है 105 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। राज्य में पशुओं का घनत्व कितना है दोस्तों, 105 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में आपको 105 पशु मिल जाएंगे। वो पशु कोई से भी हो, भेड़ हो, बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, कुत्ते हो, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। जिसमें सबसे अधिक पशु घनत्व कहाँ मिलेगा दोस्तों, आपको झाबुआ में। सर्वाधिक पशु घनत्व झाबुआ में है 203, तथा सबसे कम पशु घनत्व नर्मदापुरम में है, कितना, 45, ठीक है। सर्वाधिक पशु 203 1 किलोमीटर के दायरे में आपको मिलेंगे झाबुआ में, और सबसे कम नर्मदापुरम में मिलेंगे, कितने दोस्तों, 45, ठीक है। क्या आप जानते हो श्योपुर में गिर गाय संवर्धन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाए। गिर एक प्रकार की गाय की क्या होती है दोस्तों, प्रजाति होती है, जो दूध बहुत अच्छी मात्रा में दूध का उससे उससे दूध प्राप्त होता है, दूध उत्पादन किया जाता है। और ये गिर गाय को, और इसी गिर गाय का संवर्धन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बनाया जा रहा है, राज्य के श्योपुर जिले में। इंपॉर्टेंट है, ये बात अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको अच्छे से देख लेते हैं बेहतर तरीके से। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु कहाँ है दोस्तों, धार में। सर्वाधिक पशु की बात कर रहा हूँ, कहाँ पर है, धार में। और न्यूनतम पशु कहाँ है दोस्तों, भोपाल में। पहले बुरहानपुर लिखा हुआ था, बुरहानपुर काट दीजिएगा, भोपाल क्या है दोस्तों यहाँ पर, सही है, ठीक है, ये करेक्शन करवा दिया है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु घनत्व अभी हमने देखा दोस्तों कहाँ पर है, झाबुआ में, और सबसे कम पशु घनत्व कहाँ है, नर्मदापुरम में 45। अभी थोड़ी देर पहले देखा था। भारत में प्रथम पशु गणना कहाँ है दोस्तों, कब हुई, 1990 में हुई थी। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में जो है यह जो है पशु गणना की जाती है, ठीक है। 20वीं पशु गणना वर्ष 2019 में की गई थी, जो भारत की प्रथम डिजिटल पशु गणना भी थी। इंपोर्टेंट है, ये याद रखना। 20वीं पशु गणना मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा रहा है, और प्रथम रहा है उत्तर प्रदेश का, दूसरा रहा है राजस्थान का, ठीक है। तो सर्वाधिक पशु जो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, फिर हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। ये बात याद रख लेना, इंपोर्टेंट। गोवंश, गोवंश जिसमें गाय व बैल शामिल किए जाते हैं दोस्तों, ये इंपोर्टेंट बिंदु है। आप कई जगह रीवा देखोगे, हमारी पुस्तक में भी रीवा था, अब रीवा जो है नहीं रहा है, रीवा के स्थान पर अपडेट कर लेना दोस्तों, सागर हो गया है, ठीक है। सर्वाधिक उपलब्धता गोवंश की कहाँ पर है, सागर में है। ऑफिशियल बता रहा हूँ, इंपोर्टेंट है, याद रखना। भारत का पहला गो अभ्यारण आगर मालवा, और आगर मालवा में भी कहाँ पर, सालरिया। तो सालरिया लिखा हुआ है तो आगर मालवा समझ लेना, और यहाँ पर भारत का पहला गो अभ्यारण है, ठीक है। गाय के लिए यह अभ्यारण्य निर्मित किया गया है मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में, जो राज्य नहीं देश का पहला गो अभ्यारण्य है। इंपोर्टेंट है, याद रखना। खरगोन जिले में गो एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में गो एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, खरगोन जिले में, ये भी याद रखना। मध्य प्रदेश की गाय की प्रमुख नस्लें देखो, हमारे यहाँ पर कौन कौन सी गाय है, तो क्षेत्र वाइज देखना, यहाँ पर मालवी, निमाड़ी, तो ये क्षेत्र वाइज जो है हमारे यहाँ पर गाय की एक क्या है, नस्ल है। तो याद रखना, थारपारकर,
दहाड़ परकर और एक जर्सी। जर्सी तो आपने सुना होगा, जर्सी गाय। तो ये इस प्रकार के नाम है, ये नाम आप एक बार देख लीजिएगा। निमाड़ी गाय को निमाड़ की रानी कहा जाता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। और यह मध्य प्रदेश की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है, जो खंडवा एवं खरगोन जिले में पाई जाती है। मालवी गाय को मालवी की रानी कहा जाता है, जो शाजापुर, राजगढ़ तथा मंदसौर में प्रमुखता से पाई जाती है। गावलाप प्रजाति यह गोवंश की सर्वोत्तम नस्ल है, जो सिवनी, छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। गावलाप प्रजाति भी किसकी प्रजाति है दोस्तों? गोवंश की एक अच्छी प्रजाति है, एक नस्ल है, जो कहाँ पर पाई जाएगी? सिवनी, छिंदवाड़ा आदि जिलों में प्रमुखता से देखी जाएगी। कौन सी? गावलाप प्रजाति, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं भैंसों की दोस्तों। भैंस की अगर मैं बात करूं तो मुरैना में सर्वाधिक रूप से भैंस पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। भिंड, ग्वालियर में भी जो है भैंस अधिकतर आप इन क्षेत्र में देखोगे भैंसों की नस्लें भी। और ये नस्लें कौन कौन सी है? बंदवारी, ठीक है, भदावरी और महाराणा। ये नाम याद होगा आपको। मुर्रा, मुर्रा भैंस की नस्ल जो है आप जानते हो। बाकी बंदवारी, भदावरी और महाराणा ये भी जो है प्रमुख नस्लें होती है भैंसों की। ये बात अच्छे से याद रखना। और मध्य प्रदेश के कुल दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है दोस्तों? भैंसों का है। लगभग कितना? 48। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, इस पर हम बात कर चुके हैं। बकरी की अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक जो है यह मध्य प्रदेश के, वैसे तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन फिर भी अगर देखोगे तो धार जिले में सर्वाधिक बकरियां पाई जाएगी। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध नस्ल जो है वो है जमुनापरी। जमुनापरी एक प्रकार की नस्ल है जो बकरी से संबंधित है, ठीक है। और ये कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? ये भिंड जिले में पाई जाती है। बलूची प्रजाति की बकरी मांस के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जो बलूची नाम की जो यह प्रजाति है बकरी की, यह मांस के लिए सर्वश्रेष्ठ बकरी मानी जाती है। मतलब इसका मांस जो है लोगों को पसंद आता होगा, जो खा रहे होंगे उनको। तो बलूची याद रखना। और बकरी प्रजनन व शोध केंद्र कहाँ पर है? इंदौर में, ठीक है। बकरी प्रजनन व शोध केंद्र इंदौर में, ये याद रखना। नस्लें, अब इसमें नस्लें हैं जमुनापरी, सिरोही, बलूची, बीतल और बरबरी, ठीक है। ये आप यहाँ पर ये सारी बातें याद रखना, इंपॉर्टेंट है बकरी से संबंधित। आगे देख लेते दोस्तों भेड़। भेड़ जो है ये सर्वाधिक कहाँ पर है? शिवपुरी में। भेड़ सर्वाधिक जो है शिवपुरी जिले में पाई जाती है। इसके साथ साथ मंदसौर एवं टीकमगढ़ में भी भेड़ की अधिक उपलब्धता है, ये बात याद रखना। भेड़ से ऊन, दूध व मांस तीनों चीजें प्राप्त होती है, इसलिए भेड़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह जो है अगर आप व्यवसायिक रूप से भी देखोगे तो भेड़ जो है अच्छा प्रॉफिट देती है। डाली व नूरी, ये जो नाम है डोली, डोली व नूरी एक प्रकार की जो है भेड़ का विकसित क्लोन है। क्लोन मतलब एज इट इज जो है इसी को बनाना। तो डोली व नूरी एक भेड़ से इनको बनाया गया है, इनका एक नया नाम दिया गया है जिसमें इनका नाम है डोली व नूरी। एक प्रकार का क्या है? भेड़ी है जो क्लोन है, ठीक है। भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी दोस्तों? लोही। और भेड़ की प्रमुख विदेशी नस्ल है मेरिनो। मेरिनो यह एक विदेशी नस्ल है भेड़ की, जो सर्वाधिक ऊन इससे हम प्राप्त करते हैं, है ना। ये बात याद रखना। और राज्य की प्रसिद्ध देसी नस्ल कौन सी है भेड़ में? तो रेम्बुल है। रेम्बुल जो है हमारे राज्य की प्रसिद्ध देसी नस्ल है। किससे संबंधित है? यह भेड़ से संबंधित है, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं मुर्गी। मुर्गी जो है यह मुख्य रूप से पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ पर आप देखोगे सर्वाधिक रूप से यदि आप मुर्गियां देखोगे तो ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, जो मालवा वाला रीजन है, जिसमें इसकी प्रमुख नस्लें हैं श्यामा, कड़कनाथ, ये तो आपने सुना होगा दोस्तों, निर्भीक और असेल, ठीक है। तो यहाँ पर श्यामा, कड़कनाथ, निर्भीक और असेल ये हमारे राज्य के प्रमुख नस्लें हैं। यदि विदेशी नस्ल में जाओगे तो लेग, हॉर्न, रोड आइलैंड, ये जो है विदेशी नस्लें हैं। इनमें एक रोग होता है जिसका नाम है रानीखेत। तो रानीखेत जो है मुर्गियों से संबंधित एक प्रमुख रोग है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये बात याद रखना। और सर्वाधिक मांस वाली प्रजाति है असेल मुर्गी। असेल मुर्गी में सर्वाधिक रूप से मांस पाया जाता है। और सर्वाधिक अंडा देने वाली अगर कोई मुर्गी है तो वो है लेग हॉर्न। लेग हॉर्न जो है यह जो है सर्वाधिक अंडा देने वाली मुर्गी की एक नस्ल है। और मध्य प्रदेश का गौरव किसे कहते हैं दोस्तों? हम कड़कनाथ को मध्य प्रदेश का गौरव कहते हैं, जिसे काला मासी भी कहा जाता है। कई बार इसका नाम काला मासी भी आप देखने को आपको मिलेगा। तो कड़कनाथ जो है यह मध्य प्रदेश का गौरव इसकी संज्ञा दी जाती है कि यह मध्य प्रदेश का गौरव है। और कड़कनाथ के पैर, मांस, चोंच, अंडा सभी क्या होते हैं दोस्तों? काले होते हैं। और यह उच्च प्रोटीन एवं बहुत कम वसा तथा कोलेस्ट्रॉल से युक्त होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल और फैट जो है बिल्कुल कम होता है, इसमें प्रोटीन की प्रचुरता रहती है, ठीक है, ये बात याद रखना। और 2018 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
इसे जीआई टैग भी दिया गया है। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है 2018 किसे, कड़कनाथ को। चलो आगे, वर्ष 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश के मांस उत्पादन में सर्वाधिक योगदान मुर्गी का है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मांस उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है, मुर्गी का है, जो कितना है दोस्तों 41%। इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। मछली, सर्वाधिक उपलब्धता मछली की कहाँ पर है, जबलपुर में। जबलपुर में सर्वाधिक मछली उत्पादन किया जाता है राज्य के संदर्भ में। और इसकी प्रजाति दोस्तों कॉमन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प, ग्रास कॉर्प, रोहू, महासीर। महासीर तो हमारी राज्य मछली है। ठीक है, अब मुझे बताना कि इसे राज्य मछली कब घोषित किया गया था, कमेंट सेक्शन में आप इसका मुझे आंसर देना। ठीक है, टूना, मृगल और कतला, ये जो खाते होंगे उनको सारे नाम पता होगा, लेकिन आपको यदि नहीं है तो फिर भी आप इसके कुछ कुछ नाम याद रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार के बनते हैं कि निम्नलिखित में से, या 4 ऑप्शन दे देंगे और बता दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा जो है मछली की प्रजाति से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रख लेना, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रॉस कार्प, रोहू, महासीर, मृगल और कतला एवं टूना। ठीक है, ये नाम है कुछ, ये नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। आगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी जो है हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दूध उत्पादन कहाँ पर होता है दोस्तों, मुरैना तथा श्योपुर में। ठीक है, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1970 में आनंद मॉडल, जो गुजरात से संबंधित है, इस पर आधारित सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। आपको याद रखना पड़ेगा कि सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम जो है कब प्रारंभ किया गया था, 1970 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन कब हुआ था दोस्तों, 1975 में। ठीक है, किसके सहयोग से, तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से इसका गठन किया गया था। किसका, मध्य प्रदेश स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, कब, 1975। अब यहाँ पर लिखा है दोस्तों 1980 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। ये 1980 नहीं है दोस्तों, ये 1970 है। बुक में भी करेक्शन कर लेना और ये बात यहाँ पर भी याद रख लेना कि 1970 में जो है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये बिंदु याद रखना। मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुपालन संवर्धन बोर्ड का गठन कब हुआ दोस्तों, वर्ष 2004 में। कब, 8 अक्टूबर 2004। मध्य प्रदेश पूरा पशुधन विकास नीति कब आई दोस्तों, 2011 में। ये इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश पशुधन विकास नीति जो है ये वर्ष 2011 में लाई गई थी पशुओं के विकास हेतु। ठीक है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन कब आया, 2014-15 में। पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय 2009 में स्थापित किया गया, कहां पर, जबलपुर में। ठीक है, और इसके अंतर्गत रीवा, मऊ तथा जबलपुर के पशु चिकित्सा महाविद्यालय शामिल किए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में 7 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र है, ये भी याद रखना। पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना 19 नवंबर 1982 को की गई थी। याद रखना, राज्य में पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई, 1982। इंपोर्टेंट है, ये बिंदु याद रख लेना, फैक्ट इंपोर्टेंट है। 1979 में राज्य मत्स्य विकास निगम की भी स्थापना की गई है। कब, तो राज्य मत्स्य विकास निगम भी याद रखना और पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम भी याद रखना। दोनों फैक्ट इंपोर्टेंट है, दोनों फैक्ट, ये 1979 है और ये 1982 है। वर्ष 1999 में राज्य मत्स्य विकास निगम को समाप्त करके मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ की स्थापना की गई है। कब, 1999 में। चलो याद रखना, ये सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है। 2008 में राज्य मत्स्य बोर्ड की स्थापना हुई, ये भी याद है, आपको याद होगा, इंपोर्टेंट है ये बिंदु भी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन वाला जिला कौन सा है दोस्तों, जबलपुर एवं सिवनी। जबलपुर याद रखना कि राज्य में सर्वाधिक रूप से मछलियों का उत्पादन करने वाला हमारा जिला कौन सा है दोस्तों, जबलपुर है। जल दीप योजना मछुआरों से संबंधित है, इसे इंदिरा सागर जलाशय खंडवा से प्रारंभ किया गया था। तो इंदिरा सागर जलाशय कहाँ है दोस्तों, खंडवा है, खंडवा में है। और इसी जो है जलाशय से जल दीप योजना का प्रारंभ किया गया था। और जल दीप योजना जो किससे संबंधित है, मछुआरों से संबंधित है। जनश्री बीमा योजना मछुआरों से संबंधित है, ये भी, तो जनश्री बीमा योजना भी मछुआरों से संबंधित है। सर्वाधिक अंडा उत्पादक जिला हमारा कौन सा है दोस्तों, जबलपुर। ठीक है, याद रखना। सर्वाधिक मांस उत्पादक जिला भोपाल। सर्वाधिक गोवंश वाला जिला सागर। देखो दोस्तों, रीवा लिखा हुआ है, आप इसको सागर कर लेना, रीवा नहीं है। ये जो है सर्वाधिक गोवंश वाला जो जिला है हमारा कौन सा है, सागर है। सर्वाधिक भैंस वाला जिला मुरैना। सर्वाधिक मछली उत्पादक जिला हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, जबलपुर। सर्वाधिक ऊंट वाला जिला मंदसौर। सर्वाधिक बकरी वाला जिला धार। सर्वाधिक भेड़ वाला जिला शिवपुरी। और सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला जिला भी मुरैना है, क्योंकि यहाँ पर भैंसे सर्वाधिक है। ठीक है, ये बात याद रखना, तो इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्ट। और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जो हमारा पशुधन जो है लगभग लगभग अब कंप्लीट होने वाला है। अब इससे संबंधित हम क्या देख लेंगे, केवल योजना है। तो यहाँ से हमारा पूरा सेगमेंट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। वत्स्य पालन प्रोत्साहन योजना
यह भारतीय देसी नस्ल के गोवंश को बढ़ावा देने हेतु पशुपालकों हेतु शुरू की गई थी, उनके प्रोत्साहन के लिए, याद रखना। पशु संजीवनी योजना 1962 में प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत टोल फ्री नंबर 1962 की शुरुआत की गई है, ठीक है। ये पशु एम्बुलेंस जो है, ये नंबर भी आप यही देखोगे 1962। इमरजेंसी में आप ये दबाओगे, पशुओं से संबंधित या किसी एक्सीडेंट के द्वारा किसी पशु को हानि पहुंच गई है, तो ऐसे में आप एम्बुलेंस भी बुला पाओगे 1962 टोल फ्री नंबर कॉल करके, ठीक है। और ये पशु संजीवनी योजना उसी समय प्रारंभ की गई थी 1962 में। नंदीशाला योजना 2006 में इसे प्रारंभ किया गया और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के गोवंशी पशुओं की नस्ल में हेतु उन्नत किस्म के सांडों से प्राकृतिक रूप से गर्भाधान करवाना, ठीक है। इंपोर्टेंट है नंदीशाला योजना, आपको डेट याद रखनी है, वर्ष 2006। इंपोर्टेंट दोस्तों, ये फैक्ट याद रखना। मैत्री योजना, इसका प्रारंभ हुआ है दोस्तों 2015 में। फिर इसका उद्देश्य क्या है, गोवंश पालकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक है। गोपाल पुरस्कार योजना, यह भी पशुओं से संबंधित है और इस योजना के अंतर्गत राज्य, जिला व विकास खंड स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रूप में क्रमशः 2 लाख रुपए, मतलब राज्य स्तर पर कितने, 2 लाख रुपए, जिला स्तर पर 50,000 रुपए और विकास खंड स्तर पर कितने, 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है, गोपाल पुरस्कार योजना के अंतर्गत, ठीक है। चलो, आचार्य विद्यासागर गो संवर्धन योजना जो है, इस योजना के अंतर्गत 5 या इससे अधिक पशु खरीदने पर सरकार द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। ई वेट योजना, दूर दराज के क्षेत्रों में घर जाकर पशुओं को चिकित्सा प्रदान करना, यह ई वेट योजना है। ई वेट योजना जो है किससे संबंधित है दोस्तों, इंपोर्टेंट है, याद रखना, पशुओं से संबंधित है। और दूर दराज के क्षेत्र में यदि किसी पशु को किसी प्रकार की समस्या हो रही है, तो वहां जाकर उनका जो है क्या करना, उपचार करना, उनको जो है सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, उनको बेहतर तरीके से उनका ट्रीटमेंट करना ताकि वो बच सके। कलोर संगोपन कार्यक्रम, इसके अंतर्गत उन्नत नस्ल की बच्चियों मतलब जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं गाय भैंस के या किसी भी भेड़ के, बकरी के, तो उनको क्या करना दोस्तों, उन्नत नस्ल की बच्चियों को अच्छे से ध्यान रखकर गाय के रूप में परिवर्तित करना तथा बाद में उन्हें पशुपालकों को सौंप देना। अच्छा, ये केवल बच्चियों में अगर देखोगे तो गाय के बछड़ों से संबंधित है। तो जो गाय के जो बछड़े रहते हैं छोटे छोटे, इनका अच्छे से क्या करना, ध्यान रखना। और उन्नत नस्ल के जो है बच्चियां जो छोटे छोटे रहेंगे, इनको अच्छे से इनका ध्यान रखकर क्या करना, बड़ी बड़ी गाय के रूप में इनको परिवर्तित करना और बाद में जो पशुपालक है उनको क्या कर देना, सौंप देना, है ना। इसकी शुरुआत इटारसी से प्रारंभ की गई है, ठीक है। ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लेना। अब कुछ नवीन महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये इंपोर्टेंट है, ये बात आप याद रखना, यहाँ से प्रश्न बने हैं, इसीलिए ये फैक्ट यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। देखो, गोकुल ग्राम की स्थापना रतोना सागर में हुई है, ये आपको पता है। गोकुल ग्राम कहाँ मिलेगा आपको, सागर में, सागर के रतोना में। पशु आहार संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों, कीरतपुर। कीरतपुर कहाँ है, इटारसी। इटारसी कहाँ है दोस्तों, नर्मदापुरम में, ठीक है, नर्मदापुरम। देखो, इटारसी, यह जो है आप जानते हो दोस्तों, उद्योग के लिए जाना जाता है। उद्योग के साथ साथ यदि आप इसके नाम को तोड़ोगे ना, तो आपको इसमें ईंट मिलेगा और रस्सी मिलेगा। अगर बात निकली तो इसको समझो, जो इटारसी है यह आप तोड़ोगे तो ईंट और रस्सी। तो इटारसी 2 शब्द से बना है, ईंट और रस्सी से। यह इसलिए बना है, इसके पीछे का फैक्ट ये है दोस्तों कि प्राचीन समय में यहाँ ईंट के अच्छे उद्योग हुआ करते थे और रस्सी के भी अच्छे उद्योग हुआ करते थे, इसके नाम से इसे जाना जाता था। इसी बात को ध्यान में रखकर इसका नाम पड़ गया दोस्तों इटारसी, ठीक है, इंपोर्टेंट है। और ये हमारे नर्मदापुरम जिले का एक सिटी है, ये बात अच्छे से याद रखना। सीमन स्टेशन केंद्र दतिया के नोनेर में है और वीर्य उत्पादन केंद्र यह भी नोनेर में है। नोनेर कहाँ है, दतिया में। डेयरी स्टेट स्थापना जबलपुर में है और पोल्ट्री स्टेट की स्थापना धार में की गई। बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ मिलेगा दोस्तों, जबलपुर में। दूध चूर्ण निर्माण संयंत्र जो है ये इंदौर में मिलेगा। दूध संघ में प्रोडक्ट डेयरी जो है ये आपको कहाँ मिलेगी दोस्तों, भोपाल में। तरल नाइट्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया कहाँ, भोपाल, ग्वालियर एवं सागर में। और आगे देखना दोस्तों, नोट करके लिखा हुआ है यहाँ पर, राष्ट्रीय कृषि विकास के तहत इंदौर के पशु चिकित्सा परिसर में तरल नाइट्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर, इंदौर में। कौन से, पशु चिकित्सा परिसर इंदौर में तरल नाइट्रोजन संयंत्र की स्थापना की गई है। इंपोर्टेंट है, ये बात अच्छे से याद रखना। पशु में होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ये आपकी यूनिट 7 का हिस्सा है और यूनिट 7 में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखो दोस्तों, एंथ्रेक्स जो है ये किसमें होता है, भेड़ में, बकरी में और घोड़े में, ठीक है, ये बात याद रखना। लंपी जो है गाय में होने वाला एक रोग है,
रानीखेत हमने बात करी दोस्तों, मुर्गी में होने वाला एक रोग है। गला घोटू गाय व भैंस दोनों में होता है। गला ऐसे दब जाता है, क्लोज हो जाता है और धीरे धीरे पशु की जो है क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जहरवाद, इसे ब्लैक क्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, और ये गाय के बछड़े में होता है। ठीक है। खुरहा, यह फुट माउथ डिसीज है। ठीक है। यह सुअर और जुगाली करने वाले जानवर में होने वाला एक रोग है। जुगाली मतलब आप जानते हो दोस्तों, जो कुछ भी खाते हैं तो बस मुंह हिलाते रहते हैं, मुंह हिलाते रहते हैं, उसको बोलते हैं जुगाली। ठीक है। तो ये आप कहाँ पर देखोगे, खुरा वाला जो रोग, ये सुअर और जुगाली करने वाले पशुओं में। ठीक है। थनेल जो है यह गाय व भैंस में होने वाला एक रोग है, इंपॉर्टेंट है, ये बात ये भी याद रख लेना। मध्य प्रदेश में 6 सहकारी दूध संघ है, और कहाँ कहाँ है, तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर व सागर, सभी बड़े जिलों में जो है यहाँ पर क्या है, सहकारी दूध संघ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पर याद रखना। अब एक और लास्ट फैक्ट है अपना यहाँ पर दोस्तों, राज्य सहकारी डेयरी महासंघ लिमिटेड, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश सरकार सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत जो है इसकी स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य है सहकारी क्षेत्र में डेयरी विकास गतिविधियों का समन्वय करना। ठीक है। ये बात आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लेना। अब हमारा पशुपालन में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, वो है मत्स्य पालन। ठीक है। मत्स्य पालन इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। विगत वर्ष 2023-24 में प्राथमिक क्षेत्र में प्रचलित भाव पर, ठीक है, मत्स्य पालन और जलीय कृषि का योगदान कितना है दोस्तों, 0.53%। ठीक है। और स्थिर भाव पर कितना है, 0.54%। ठीक है, ये याद रखना। प्रदेश का जीएसवीए में, जीवीए किसके संदर्भ में, स्टेट के संदर्भ में बता रहा हूँ, इसलिए एस आ जाता है दोस्तों, ये बात मैंने आपको बता दी है। तो मत्स्य एवं जलीय कृषि कार्य का योगदान कितना है, कृषि का योगदान कितना है दोस्तों, वर्तमान कीमत पर 16.10% और स्थिर कीमत पर 14.11%। याद रखना, मत्स्य एवं जलीय कृषि का योगदान है राज्य में। ठीक है, सकल मूल्य वर्धन में। और पिछले वर्ष में प्रदेश में 3,42,000 मीट्रिक टन मत्स्य का क्या हुआ, उत्पादन हुआ है। प्रदेश में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 10 जुलाई को मछुआरा दिवस मनाया जाता है। ये राज्य में जो है हमारे यहाँ पर प्रतिवर्ष जो है 10 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, मछुआरा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। प्रदेश में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ये हमने देख लिया है, 10 जुलाई 1957 को डॉक्टर हीरालाल चौधरी द्वारा पहली बार मत्स्य का सफलतापूर्वक भुवनेश्वर में प्रजनन करवाया गया। इसी उल्लेखनीय कार्य से मत्स्य उत्पादन में क्रांति आई, और इसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, नीली क्रांति। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, मछलियों से संबंधित है, मत्स्य से संबंधित है। ये बात आप यहाँ पर याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी इतना आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम बिंदु है हमारा दोस्तों बागवानी। बागवानी को अच्छे से देख लेते हैं। अब बागवानी में हम पहले फल देखेंगे, फिर बागवानी में ही हम सब्जी देखेंगे, और फिर अन्य हम सारी चीजें जो बचती हैं वो यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं सबसे पहले फल की। तो मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मैं जो डाटा बता रहा हूँ, ये आप समझना कि मध्य प्रदेश कृषि के समान ही फलों के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और कुल फल उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। तो फल उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है दोस्तों, चौथा स्थान है। फलों का क्षेत्रफल कितना है हमारे यहाँ, तो 4.53 लाख हेक्टेयर। ठीक है। यदि मैं फलों के उत्पादन की बात करूं, तो फलों का उत्पादन 95.54 लाख मीट्रिक टन जो है, और ये पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 0.46% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। प्रदेश में फलों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों, कौन सा है, किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है राज्य में, केले का। ठीक है, ये याद रखना। आगे, अमरूद के कुल उत्पादन में राज्य का दूसरा स्थान है। अमरूद उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान है दोस्तों, दूसरा स्थान है। ठीक है। और देश का 24.5% अमरूद मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है हमारा, रतलाम। रतलाम में सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन किया जाता है हमारे राज्य में। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। अब कुछ फल जो है उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं आम। तो आम जो है यह उत्पादित जिला हमारा कौन सा है दोस्तों, जबलपुर। जबलपुर और रीवा में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन किया जाता है। ऐसे प्रश्न बनते हैं, ये बात आप यहाँ पर याद रखना। आम की प्रमुख प्रजातियों में है एक नूरजहां, और यह अलीराजपुर के कठीवाड़ा में पाया जाता है। तो नूरजहां जो है ये किस फल से संबंधित प्रजाति है, आम, संतरा या केले। तो आप याद रखना नूरजहां का संबंध किससे दोस्तों, आम से। ठीक है। सुंदरजहां आम यह रीवा जिले में पाया जाता है। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर याद रखना।
भौगोलिक संकेतक के रूप में भी ये शामिल है। और वर्ष 2023-24 में आम का उत्पादन 14.66 लाख मीट्रिक टन हुआ है। यह इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात याद रखना। आंवला, आंवला का उत्पादित जिला है हमारा कौन सा दोस्तों? पन्ना। और इसकी विशेष प्रजातियां कौन सी है? कंचन और कृष्णा। याद रखना, कंचन और कृष्णा किसकी जो है प्रजातियां है? आंवला की। और ये राज्य में सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है? पन्ना में, ठीक है। और इसे डॉक्टर प्लांट की संज्ञा भी दी जाती है। आंवला जिला, पन्ना को हम आंवला जिला भी कहते हैं। और 2023-24 में इसका उत्पादन 15.56 लाख मीट्रिक टन हुआ है, जिसे आप याद मत रखना। अंगूर, अंगूर की मैं बात करूं तो उत्पादक जिला हमारा कौन सा है? रतलाम। और रतलाम को अंगूर नगरी भी कहा जाता है। ये फैक्ट सारे इंपोर्टेंट है, सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। केला सबसे ज्यादा हमारे बुरहानपुर में उत्पादित किया जाता है। और केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? सुखपुरी। और सुखपुरी कहाँ पर है? बुरहानपुर में, ठीक है। और ये प्रस्तावित है, लगभग बनी गया होगा, प्रस्तावित है ये मान के चलो, लेकिन आपको इतना याद रखना सुखपुरी में केला अनुसंधान केंद्र है ना, इंपोर्टेंट है। वर्ष 2023-24 में केले का उत्पादन 23.46 लाख मीट्रिक टन हुआ है। ये भी इंपोर्टेंट है, मतलब सर्वाधिक उत्पादन हम इसी का कर रहे हैं। और प्रदेश में फलों में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है दोस्तों? केले का होता है। कितना? 23.46 लाख मीट्रिक टन तो हमने 2023-24 में ही कर दिया है, ठीक है। ध्यान देना दोस्तों, इंटरनेशनल टोमेटो कॉन्क्लेव, इसका आयोजन हुआ है 17 मई 2022 को। बात थोड़ी सी पुरानी हो गई है, लेकिन कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था, ठीक है। और ये किसके सहयोग से हुआ था? तो ये नीदरलैंड एमएनसी के सहयोग से हुआ था। इंपोर्टेंट इतना नहीं है, 2022 का डेटा है, फिर भी एक बार यहाँ पर अच्छे से देख लेना। आगे बात करते हैं अमरूद की दोस्तों। उत्पादित जिला रीवा है ना, रीवा में सबसे ज्यादा अमरूद का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद भोपाल, बैतूल, जबलपुर, इन जिलों में भी अमरूद का अच्छे से उत्पादन किया जाता है। ललित नाम याद रखना दोस्तों। ललित अमरूद की क्या है? प्रजाति है, किस्म है, ठीक है। और ये फेमस है, ये नाम याद रखना, ललित। अमरूद उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा स्थान है, ये हम देख चुके हैं। और राज्य में अभी इसका अगर देखोगे आप, देश का लगभग 24.5% अमरूद मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है, ठीक है। संतरा की मैं बात करूं तो बैतूल व छिंदवाड़ा में संतरा प्रमुख रूप से उत्पादित किया जाता है। और 2023-24 में इसका उत्पादन हुआ था दोस्तों 16.8 लाख मीट्रिक टन, ठीक है। ये बात भी यहाँ पर याद रख लेना। अब मध्य प्रदेश में हम सब्जी की बात कर लेते हैं। अगर मैं सब्जी की बात करूं तो मध्य प्रदेश का सब्जी उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है दोस्तों? तीसरा स्थान है ना, ये याद रखना। वर्ष 2023-24 में सब्जियों का कुल क्षेत्रफल 12.19 लाख हेक्टेयर हो गया है। इंपोर्टेंट इतना नहीं है। वर्ष 2023-24 में सब्जियों का उत्पादन 242.6 लाख मीट्रिक टन हुआ है। ये याद रखना, जो पिछले वर्ष की तुलना में सब्जी उत्पादन में कितनी वृद्धि बताता है? 2.62% की। मध्य प्रदेश का टमाटर उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। हम टमाटर के उत्पादन में पहले नंबर पर है। और प्याज उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है ना, ये बात भी याद रखना। मध्य प्रदेश में सब्जियों की तुलना में प्याज का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यदि सब्जियों की अगर मैं बात करूंगा तो सर्वाधिक किसका उत्पादन ज्यादा हो रहा है? प्याज का, ठीक है, ये याद रखना। सर्वाधिक सब्जी उत्पादन करने वाला जिला हमारा छिंदवाड़ा है। ये इंपोर्टेंट है कि राज्य में सर्वाधिक, यदि आपसे पूछेगा फल का, सब्जी का, तो आप यहाँ पर याद रखना कि राज्य में सर्वाधिक सब्जी उत्पादन करने वाला जिला हमारा कौन सा है? छिंदवाड़ा है। और इस प्रकार के प्रश्न बनते भी है, ठीक है। चलो, ये इसीलिए यहाँ पर चार्ट बना दिया है, ये इंपोर्टेंट है दोस्तों। एक साइड सब्जी दी है और दूसरी साइड उसका उत्पादित जिला, ठीक है। किस सब्जी का उत्पादन कहाँ पर होता है? देखो, लौकी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, यदि आप लौकी देखने जाओगे तो लौकी यह सबसे ज्यादा जबलपुर, रतलाम व देवास, इन जिलों में इसका उत्पादन किया जाता है। आलू अगर देखोगे, आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर? इंदौर में। पत्ता गोभी की अगर बात करूंगा तो जबलपुर, बैतूल, शाजापुर, इंदौर, इनमें जो है पत्ता गोभी का उत्पादन किया जाता है। आप ये जरूर याद रखना, इंदौर जो है आलू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, राज्य में। ये बात याद रखना। धनिया, धनिया सर्वाधिक जो है गुना में होता है, आप जानते हो दोस्तों, है ना। और धनिया पार्क भी प्रस्तावित है गुना में, ठीक है। तो धनिया पार्क राज्य में कहाँ पर प्रस्तावित है? तो गुना में, ठीक है। प्याज की अगर बात करोगे तो खंडवा। 2023-24 में 54.71 लाख मीट्रिक टन उत्पादन, प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन इसी सब्जी का हुआ है। किसका दोस्तों? प्याज का। और प्याज सर्वाधिक कहाँ हो रहा है? खंडवा। प्याज का सीधा संबंध कहाँ से दोस्तों? खंडवा से है। ये बात याद रखना, एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार की जानकारी आपको होनी चाहिए। टमाटर की बात करूंगा दोस्तों तो कहाँ पर? जबलपुर में। लहसुन की बात करूंगा दोस्तों तो मंदसौर, और मंदसौर में लहसुन पार्क भी प्रस्तावित है। ये बात भी आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। अदरक की बात करोगे तो छिंदवाड़ा, ये भी याद रखना, अदरक जो है सर्वाधिक कहां पर उत्पादित किया जाता है? छिंदवाड़ा में। इसी प्रकार मटर, मटर कहां पर उत्पादित किया जाएगा? जबलपुर में। ये कुछ इंपोर्टेंट बिंदु है,
जो आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब अन्य कुछ बात कर लेते हैं दोस्तों मसालों के संदर्भ में। तो मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। ये फैक्ट आपको हजम नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बात याद रखना कि मसालों के उत्पादन में हमारा राज्य जो है देश में प्रथम स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, 2023-24 में मसालों का कुल क्षेत्रफल 8.75 लाख हेक्टेयर था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.45% की वृद्धि को दर्शाता है। यदि 2023-24 में मसालों का कुल उत्पादन में देखूं तो यहाँ पर कितना हुआ है दोस्तों, 53.59 लाख मीट्रिक टन, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.84% की वृद्धि को दर्शा रहा है। यदि सर्वाधिक मसाला उत्पादन करने वाले जिले की बात करूंगा तो सर्वाधिक मसाला उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, बुरहानपुर। और सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है दोस्तों, छिंदवाड़ा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है राज्य का, वो मुझे आप बताना। ठीक है, सब्जी मसालों में मध्य प्रदेश सर्वाधिक लहसुन उत्पादन करता है। देखो आप जानते हो सब्जी के उत्पादन में यदि आप देखोगे सभी मसालों में यदि आप देखोगे सबसे ज्यादा जो है किसका जो है यहाँ पर क्या है उत्पादन किया जाता है, तो वह लहसुन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश सर्वाधिक किसका उत्पादन करता है दोस्तों, लहसुन का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब यहाँ पर कुछ मसाले हैं और उनसे संबंधित जिले हैं, एक बार देख लीजिए ये भी। लहसुन जो है सर्वाधिक कहाँ पर उत्पादित की जाएगी, किस जिले में दोस्तों, तो यह की जाएगी मंदसौर में, फिर नीमच, फिर रतलाम, उज्जैन, इंदौर। मतलब जो ये पश्चिम वाला जो बेल्ट है यहाँ पर लहसुन अच्छी खासी जो है उत्पादित की जाती है। धनिया आप जानते हो सर्वाधिक जो है कहाँ पर, गुना में, फिर इंदौर, शाजापुर, रतलाम, इनमें भी धनिया का उत्पादन किया जाता है। हल्दी बुरहानपुर में सर्वाधिक उत्पादित की जाती है, ये बात भी याद रखना। मिर्ची की बात करोगे दोस्तों तो खंडवा खरगोन में सर्वाधिक रूप से मिर्ची का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और इसके उत्पादन में राज्य जो है दूसरे स्थान पर आता है। मिर्ची के उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान है दोस्तों, दूसरा स्थान है। इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। कुछ प्रथम, द्वितीय व तृतीय तथा चतुर्थ स्थान है जो आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार बता रहा हूँ, सॉरी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की रिपोर्ट थी 2022 में जो लेटेस्ट थी। इसके बाद से रिपोर्ट अभी जारी हुई नहीं है। इस आधार पर यदि हम देखेंगे तो हमारी जो बागवानी फसलें हैं इसमें मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है। देखो प्रथम स्थान पर जो है हमारी कौन सी फसलों में हम पहले नंबर पर है, ये देखना, यहाँ पर अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो दोस्तों सबसे पहले लहसुन, लहसुन की अगर मैं बात करूं तो हम पहले नंबर पर है इसके उत्पादन में, धनिया में भी, टमाटर में भी और कुल मसाला में भी। राज्य का इन सब में पहला स्थान है। और राज्य का दूसरा स्थान हरी मिर्ची में है, मेथी में है, अमरूद, फूल गोभी है ना, प्याज, अदरक, इनमें हमारा कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। पपीता, भिंडी, सूखी मिर्ची, कुल सब्जी उत्पादन में हमारा जो है कौन सा स्थान है दोस्तों, तीसरा स्थान है। और यदि कुल फल उत्पादन जिसमें बैंगन, जीरा, खरबूज ये भी जो है, इन सब में जो है हमारा जो है राज्य में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। ये बात आप याद रख लेना, चौथे तक मत पहुंचना, पहला दूसरा जरूर याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। इस प्रकार आज की हमारी इस क्लास में हमने बेहतर तरीके से जो है कृषि का पार्ट 2 कंप्लीट किया है। मध्य प्रदेश में कृषि इस प्रकार आज हमारी इन 2 वीडियो के माध्यम से संपूर्ण रूप से क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तबीयत इतनी ज़्यादा सही नहीं है कि इतनी ज़्यादा देर खड़ा रहकर इतनी एनर्जी में बोल पाऊँ, इसी वजह से थोड़ा धीरे ही सही लेकिन मैंने आपको सारी बातें बताने का प्रयास किया है। आगे कंटिन्यू करूंगा क्लास, आपका सारा सेगमेंट जो है यूनिट 6 को लेकर जो जो टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमसे जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।